हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्जाम आने वाला है। सिलेबस हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज बात करेंगे भारतीय इतिहास की, और इतिहास से जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा पीटी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारी बातों पर बात करते हुए टॉपिक्स बाई टॉपिक्स जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर बात करेंगे। देर ना करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक्स की और हड़प्पा सभ्यता के टॉपिक की, जो कि इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनकी बात करते हैं। ये एक टॉपिक है जो भारतीय इतिहास में दिया गया है यूपी ट्रिपल एस सी के सिलेबस में। जितने भी टॉपिक इतिहास के अंतर्गत दिए गए हैं उन पर बात करेंगे। तो आज बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो इसकी बात करते हैं, इसकी खोज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी खोज जो है कि 1921 ईस्वी में की गई थी और दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी द्वारा की गई, दयाराम साहनी ने की थी, ऐसे कर सकते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहीं से, जॉन मार्शल कौन है? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई है ना, जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई। और जो जॉन मार्शल को ही हम कहते हैं नामकरण। अगर पूछा जाए नामकरण किसने किया, इनको नामकरण दाता भी कहा जाता है। इन्होंने, जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया था। तो इस वजह से अगर क्वेश्चन बनी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में बनी थी, नामकरण दाता कौन था इस सिंधु घाटी सभ्यता का, तो हम कहेंगे कौन? जॉन मार्शल। अगर खोजकर्ता की बात करता है तो दयाराम साहनी 1921 में की गई। बात करते हैं इससे आगे कि इसका विस्तार क्या रहा था, किस तरह इसका विस्तार फैला हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्षेत्रफल किस तरह से फैला हुआ है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ये देख पा रहे होंगे आप, चारों दिशाओं में इसकी बात करते हैं। जो हमारा नॉर्थ, और ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट, और ये हमारा वेस्ट। तो बात करते हैं ईस्ट में बात करते हैं। तो ईस्ट में कौन सा शहर था? जो हमारा आलमगीरपुर शहर है, आलमगीरपुर, जो यूपी का जिला है। आलमगीरपुर यूपी का जिला है। तो यूपी के जिला आलमगीरपुर, ये नॉर्थ में इसका वो था, मतलब शहर था जो हड़प्पा सभ्यता के तहत पाया गया। और ये शहर आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? क्वेश्चन बनेगा नदी का नाम बताइए। तो हम कह सकते हैं नदी हिडन नदी के किनारे है, हिडन नदी के पास। अब बात करते हैं नॉर्थ की, नहीं सॉरी वेस्ट की कर लेते हैं। तो वेस्ट में अगर बात की जाए तो सुतकांगेडोर नाम का एक शहर है जो दशक नदी के पास है। किस नदी के पास है? जो दशक नदी के पास है। अगर इसकी बात की जाए किस नदी के पास है, ये है ना, तो किस नदी के पास? दशक नदी के पास है ये शहर, दशक नदी पर। बात करते हैं नॉर्थ की, तो लद्दाख शहर है, जो कि लद्दाख वाला शहर था। ये शहर हमारा चिनाब नदी पर है, स्थित है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। बात करते हैं साउथ की, तो साउथ में जो शहर था उस शहर का नाम है हमारा क्या नाम है यार, देमाद। जो देमाद शहर है वो शहर है यहाँ पर। देमाद शहर की बात करते हैं। देमाद शहर था और जो प्रबल नदी के पास है। कौन सी नदी है? प्रबल नदी के पास है देमाद शहर। इस तरह इसका क्षेत्र विस्तार हुआ है। चारों कोने मैंने बताए। अगर पूरे वेस्ट में सबसे किनारे पर शहर था सुतकांडोगिर, दशक नदी के पास है। नॉर्थ की बात की जाए तो लद्दाख है जो चिनाब नदी पर है। और साउथ में सबसे नीचे शहर था इसका देमाद शहर, जो प्रबल नदी के पास था। आलमगीरपुर जो यूपी में पड़ता है और जो कि हमारा चिनाब हिडन नदी के पास था।
तो हमको याद करना हो कि नॉर्थ में नॉर्थ का शहर लद्दाख, और वेस्ट का शहर सुतकांडो, देवास, साउथ का आलमगीरपुर यूपी का। हमको सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, अगर बात कर रहे हैं हम लद्दाख शहर की, तो लद्दाख शहर की बात करेंगे तो हमको याद करना होगा कि किस नदी के पास है, चिनाब नदी के पास है। आलमगीरपुर की बात करेंगे तो हिडन नदी के पास है। देवास शहर की बात करें तो प्रवल नदी के पास है। और सुतकांडो शहर की बात करें तो दशक नदी के पास है। इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता इसमें, इतना इसका विस्तार है। अगर इसके विस्तार क्षेत्रफल की बात की जाए कि इसका विस्तारित क्षेत्रफल कितना था, बात करते हैं इसके विस्तारित क्षेत्रफल कितना रहा था इसका। तो इसका क्षेत्रफल लिखिए, इसका विस्तारित क्षेत्रफल सिंधु ऐसे लिख लेते हैं, घाटी का क्षेत्र विस्तार 12 लाख कितना रहा था, 12,99,000 इसका क्षेत्र विस्तार रहा था जो इस टाइम पे ये स्टार्ट हुआ। तो इसका जो मैंने अभी आपको फैला के बताया वो पूरा का पूरा क्षेत्र विस्तार 12,99,000 रहा था। ये टोलियों में बटा हुआ था, चोटियों में। तो ये शहर किसमें, चोटियों में बता था। इसका शहर इसका जो विस्तार शहर है, क्षेत्रफल है, वो एक चोटियों के क्षेत्रफल में बटा हुआ था। तो चोटियों में बटा हुआ शहर किस तरह से बटा हुआ है, तो हम बात करते हैं। तो ऐसे करते हैं, इनका शहर टीलों में बटा हुआ है। टीलों में बटा हुआ है। एक तो पश्चिमी टीले होते हैं, पश्चिमी टीलों में बटा हुआ है, पश्चिमी टीलों में बटा हुआ है, और पश्चिमी टीलों में कर दो, और पूर्वी टीलों में। और बात करते हैं पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले के। जो पश्चिमी टीलों के जो पास जो लोग रहते थे, वो उन लोगों को उच्च वर्ग के लोग कहा जाता था। उन लोगों को उच्च वर्ग के लोग माना गया, और जो पूर्वी टीलों में रहते थे उनको निम्न वर्ग के लोग कहा गया। बात करते हैं ये लोगों का जो वो था व्यवसाय, ये लोग कौन होते थे, ये एक तो वो होते थे जो पुरोहित होते हैं, पुरोहित कहते हैं, पुरोहित लोग जो होते हैं वो होते थे इसमें। और जो योद्धा लोग होते थे वो इसमें माने जाते थे। और जो निम्न वर्ग में जो मजदूर लोग माने जाते हैं, मजदूर और जो तुम्हारे किसान लोग होते थे, उनको इस वर्ग में इसके पास रहते थे, पूर्वी टीलों के पास और पश्चिमी टीलों के पास वो लोग रहते थे जो कि इसके पास रहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने बात करी इसके क्षेत्रफल की कि क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल विस्तार। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसकी लिपि की, इसकी भाषा क्या रही थी हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा अगर भाषा की बात की जाएगी, अगर भाषा पूछता है, याद रखिए इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे और दोनों डिफिकल्ट हो सकते हैं। भाषा की बात करें तो भाव मात्रक, भाव एवं चित्रात्मक होती है, जो चित्रात्मक, भावमात्मक करके लिख लीजिए। भावात्मक, जो कि हम किसी के भाव से समझ सकें और किसी के चित्रों को देख के समझ सकें कि ये क्या कहना चाह रहा है, और किसी के भाव मतलब दिमाग को पढ़ के कि क्या है इसकी मतलब जैसे हम इशारे नहीं करते कि ऐसा ये कर ले वो कर ले, ये इनकी भाषा थी। इनको कोई भी भाषा का मतलब ज्ञान मतलब एक तरह से नहीं था, तो ये इनकी भाषा के तौर पे माना गया था। अब बात करते हैं इनकी लिपि की कि इनकी लिपि कौन सी रही थी, है ना।
तो लिपि की बात की जाए इनकी, है ना, तो जो ये भावमात्रक चित्रात्मक भाषा है, ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाने वाली भाषा थी, है ना, चित्रात्मक जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। बात करते हैं इसमें पवित्र एक वो पाया गया, इसका अगर पशु की बात की जाए, पवित्र पशु कौन माना गया था इसमें, इस सभ्यता के लोग किसे मानते थे पवित्र पशु? तो पवित्र पशु के साक्ष्य मिले हैं इसमें, जो कुबुल वाला बैल होता है, कुबुल वाला बैल के साक्ष्य मिले हैं इसमें, पवित्र पशु के तौर पर किसके साक्ष्य मिले हैं? जो कुबुल वाला बैल होता है उसके साक्ष्य इसके अंतर्गत दिए गए हैं, है ना। तो इसके कुबुल वाले बैल के साक्ष्य दिए। आगे बात करते हैं, अगर इसकी आकृति की जो हमको मिलती है कि आकृति किस तरह की रही थी यहाँ पे, तो आकृति अगर आपसे पूछता है आकृति बताइए तो सभ्यता की, तो त्रिभुजाकार आकृति रही थी। इसमें आकृति, अब बात करते हैं लोगों को, इसमें वर्गों के हिसाब से बांटा गया था। जो लोग 4 वर्ग के लोग थे, 4 वर्ग के लोग हुआ करते थे, और वो कौन कौन से होते थे? एक जो होते थे वो योद्धा होते थे, दूसरे होते थे वो विद्वान लोग होते थे, जो विद्वान होते हैं, विद्वान लोग। तीसरे जो लोग होते थे वो व्यापारी होते थे, और चौथे जो लोग माने गए थे वो किसान हुआ करते थे। इस तरह इन लोगों को मतलब नहीं, विद्वान योद्धा, और विद्वान योद्धा के रूप में जिसको बांटा गया, विद्वान योद्धा, इसको 4 वर्गों के तौर पे बांटा गया है लोगों को। इसमें 4 वर्ग हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हमको मिले हैं, और जो कि मैंने बताया आपको कौन कौन से, योद्धा, विद्वान, व्यापारी और किसान, है ना। किसान और व्यापारी और किसान और श्रमिक बात एक ही होती है, दोनों एक ही में मिलते हैं ना। तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता से जितने क्वेश्चन यूपी SSSC पीटी पूछ सकता है उतने मैंने बता दिए। आगे इसके जो प्रमुख शहर हैं हड़प्पा सभ्यता के, लोथल और कालीबंगम, चुंदड़ो, इन सारे शहरों पर बात करते हैं। थोड़ा थोड़ा जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं शहरों से, उन पर बात करेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।